Hello everyone, welcome to Gate Academy. This is our lecture number 6 on electrical measurement and measuring instrument. तो हम यहाँ पे बीपीएससी एई का जो कॉमन सब्जेक्ट है जनरल इंजीनियरिंग का जो पार्ट है उसके अंदर जो हमारा इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट वाला पार्ट आता है उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। और अभी आप सभी एस्पिरेंट जो कि बीपीएससी एई के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो ऑलरेडी जान रहे होंगे कि बीपीएससी एई के एग्जाम का जो टेंटेटिव डेट है एग्जाम डेट है वो भी रिलीज कर दिया गया है। तो आपके पास क्या है, समय जो है वो थोड़ा कम है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कम है, बट समय कम है। समय बहुत ज्यादा नहीं है, पर आपके पास एनफ समय है कि आप अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को कर सकें। तो अगर आप अच्छे तरीके से अपनी जो बीपीएससी एई के प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो गेट एकेडमी आप सभी के लिए बीपीएससी एई 2025 का कोर्स लाया है ओनली 1111 रुपीज में, जिसको कि आप प्ले स्टोर में जाके गेट एकेडमी का ऐप डाउनलोड कीजिए। वहां से जाके आप बीपीएससी एई का हमारा कोर्स को अवेल कर सकते हैं बहुत ही मिनिमम प्राइस में, और अपनी तैयारी को एक अच्छा अच्छा दिशा दे सकते हैं। ठीक है। चलें। तो हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर नंबर 5 में डिस्कस किया था कि किस तरीके से हमको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉर्क की रिक्वायरमेंट होती है। हमको चाहिए डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ताकि हमारा पॉइंटर जीरो पोजीशन से मूव कर सके, और लेकिन वो जीरो पोजीशन से जब मूव करेगा तो उसको फाइनल पोजीशन पे आके रुकना भी है। उसको रोकने के लिए हमको एक कंट्रोलिंग टॉर्क चाहिए। और जब हम उसको पे ऊपर एक कंट्रोलिंग टॉर्क लगाते हैं तो कंट्रोलिंग टॉर्क लगाने की वजह से इनके क्या होगा, फाइनल पोजीशन के पास पहुंच के हमारा जो पॉइंटर है वो क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। तो हमको उसके लिए साथ ही साथ एक डैम्पिंग टॉर्क भी चाहिए, है ना। वी नीड अ डैम्पिंग टॉर्क अलोंग विद दैट। तो हमारे पास तीन टॉर्क है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क, डैम्पिंग टॉर्क। कोई भी आप इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ले लोगे उसके अंदर आपको ये तीनों चीजें देखने को मिलेंगी। हम लोगों ने डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को डिस्कस कर लिया। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को हम लोगों ने डिस्कस किया और वहां पे देखा कि हमारे पास डिफरेंट मेथड हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस करने के। पहला मेथड था कि हम लोग एक स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक करंट कैरिंग कंडक्टर लाएंगे। तो करंट कैरिंग कंडक्टर जो रहेगा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, पहला वो हुआ। सेकंड ये हुआ कि हम लोगों ने एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लिया। इलेक्ट्रोमैग्नेट के पास में क्या रखा, एक सॉफ्ट आयरन का पीस रखा। जब भी आप इलेक्ट्रोमैग्नेट को चार्ज करोगे विद करंट तो हमारा जो सॉफ्ट आयरन का पीस उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। थर्ड मेथड हमारा था कि हम लोगों ने दोनों कॉइल रखा, कॉइल ए कॉइल बी, दोनों ही क्या थी हमारी कॉइल बनाई हम लोगों ने, नंबर ऑफ टर्न्स उसके ऊपर लपेटा। फिर जब भी हम करंट देंगे उसमें से क्या कर देंगे, हम लोग ने एक कॉइल को फिक्स कर दिया, एक कॉइल को फ्री टू मूव छोड़ दिया। जब भी हम उसको क्या करेंगे, दोनों को करंट प्रोवाइड करेंगे, तुरंत के तुरंत दोनों के दोनों क्या बनेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेंगे, अपनी अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे। जो भी पोलैरिटी उनके इंड्यूस हो रही होगी आसपास में उसके वजह से या तो उनके में अंदर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या तो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। जो भी हो वो अट्रैक्ट करेगा या रिपल करेगा। और वो जो अट्रैक्शन और रिपल्शन का जो इंटेंसिटी है, जो स्ट्रेंथ है, वो डिपेंड करता है आपकी करंट, जो करंट आपकी वहां पे फ्लो हो रही है। ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर लेते हैं, अपना पॉइंटर उसके साथ जो मूविंग कॉइल है उसके साथ अटैच कर देते हैं और वो हमारा डिफ्लेक्शन शो करता है। ठीक, ये सब चीजें हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। हमको ये भी मालूम है कि जब हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एक्ट करेगा तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, केवल डिफ्लेक्टिंग टॉर्क अगर है तो हमारा जो पॉइंटर रहेगा या तो फुल स्केल वैल्यू को शो करेगा या तो वो चला जाएगा पूरा ऐसे गोल गोल सर्कल सर्कल घूमने लगेगा, जो कि हाईली अनडिजायरेबल है। तो हमको क्या करना है भाई, हमको एक फाइनल पोजीशन पे, जब भी हमारा पॉइंटर किसी फाइनल पोजीशन पे पहुंच रहा है या स्टेडी स्टेट में पहुंच रहा है, तो मुझे उस पॉइंटर को वहीं पर रोक देना है। तो उसको रोकने के लिए मैं लगाऊंगा क्या, मैं लगाऊंगा कंट्रोलिंग टॉर्क। वी विल अप्लाई कंट्रोलिंग टॉर्क। और कंट्रोलिंग टॉर्क क्या है, ये है कंट्रोलिंग टॉर्क। तो हम लोग आज यहाँ पे पढ़ने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ प्रोड्यूसिंग कंट्रोलिंग टॉर्क। कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोड्यूस करने के डिफरेंट मैकेनिज्म। कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोड्यूस करने के हमारे पास दो मैकेनिज्म है। पहला है स्प्रिंग कंट्रोल, फर्स्ट इज द स्प्रिंग कंट्रोल, और दूसरा है हमारे पास ग्रेविटी कंट्रोल। दूसरा है हमारे पास ग्रेविटी कंट्रोल। तो हम लोग अभी स्प्रिंग कंट्रोल देखने वाले हैं फर्स्ट। ये है हमारा स्प्रिंग कंट्रोल। ठीक है। ये एक अरेंजमेंट है जिसके अंदर कि आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारे हमने यहाँ पे एक पॉइंटर रखा हुआ है। पॉइंटर है, पॉइंटर एक स्केल के ऊपर मूव कर रहा है। पॉइंटर जिस चीज से अटैच है, ये जो ग्रीन कलर का लंबी सी यहाँ पे जो स्टिक टाइप की नजर आ रही है, इसको हम कहते हैं स्पिंडल। ठीक है। ये स्पिंडल है। इस स्पिंडल से अटैच्ड है हमारा पॉइंटर। स्पिंडल क्या करता है, ऐसे रोटेट करता है, ऐसे गोल घूमता है, और इसी स्पिंडल के साथ में क्या है, एक पॉइंटर लगा रहेगा। जैसे जैसे स्पिंडल घूमेगा
वैसे वैसे हमारा पॉइंटर भी घूमता है। ठीक है। अब ये स्पिंडल ऐसे हवा में तो लटका नहीं रहेगा, तो इसको भी सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट देने के लिए हमारे पास यहाँ क्या अवेलेबल है, पिवेट अवेलेबल है। एक ऊपर और एक नीचे पिवेट अवेलेबल रहता है। ये जो पिवेट्स रहते हैं, इस पिवेट्स और स्पिंडल के बीच में क्या रहता है, ज्वेल बियरिंग रहती है। अब वो ज्वेल बियरिंग कैसी रहती है, क्यों रहती है, तो देखो ये जो यहाँ पे ये जो ट्रायंगुलर वाला पार्ट, ये जो पार्ट बन रहा है, इसी को मैं यहाँ पे एनलार्ज कर रहा हूँ। ठीक। ठीक है। इस पार्ट को मैं एनलार्ज करता हूँ, तो एनलार्ज करने से मुझे नजर आता है कि यहाँ पे क्या है, छोटे 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 क्या है, बियरिंग्स हैं। इसी को हम क्या नाम देते हैं, इसी को हम कहते हैं ज्वेल बियरिंग। ज्वेल बियरिंग्स। तो ये हमारा एक अरेंजमेंट है। ये अरेंजमेंट जो यहाँ पे है, इसी का एनलार्ज्ड फॉर्म है ये। ठीक है ना, इस चीज का एनलार्ज्ड फॉर्म है ये। सिमिलरली यही ऐसा ही जो अरेंजमेंट है वो यहाँ पे भी है। इसको लगाने का रीजन ये है ताकि जो हमारा फ्रिक्शन की वजह से हमारे स्पिंडल का मूवमेंट है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट ना करे। ठीक है। ठीक। अब देखो हमारा क्या है, ये स्प्रिंग कंट्रोल है। स्प्रिंग कंट्रोल है तो ये हमारा है, ये यहाँ फिक्स करता है। ये स्प्रिंग ऐसे करके, ऐसे स्पाइरली इसके ऊपर अटैच रहती है। जनरली दो नंबर ऑफ स्प्रिंग रहती है। क्या रहती है, जनरली टू एनवाइस ऑफ स्प्रिंग आर आर देयर। दो स्प्रिंग रहती है। एक स्प्रिंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती है, एक स्प्रिंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती है। तो चाहे आपका स्पिंडल क्लॉकवाइज घूमे चाहे एंटी क्लॉकवाइज घूमे, कोई ना कोई एक स्प्रिंग उस समय क्या होते रहती है, ट्विस्ट होती रहेगी, और कोई ना कोई एक स्प्रिंग उस समय लूज होते रहती है। ठीक है। ये जो स्प्रिंग्स रहते हैं, ये जो स्प्रिंग यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, ये स्प्रिंग बने होते हैं कौन से मटेरियल के, ये स्प्रिंग बने होते हैं फॉस्फर ब्रॉन्ज के। ये स्प्रिंग जो मटेरियल के बने हैं, ये हमारा क्या है, फॉस्फर ब्रॉन्ज का मटेरियल है। क्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्प्रिंग कौन से मटेरियल का बना होता है, आपके एग्जाम में पूछता है ये बात। ठीक। अब देखो, जैसे ही मेरा स्पिंडल क्या करता है, ये इसके ऊपर स्प्रिंग लगा हुआ है, जैसे ही मेरा स्पिंडल टर्न करता है, तो कोई ना कोई एक स्प्रिंग रहती है जो क्या हो जाती है, जो जो वो भी स्प्रिंग भी मूव करना स्टार्ट करती है अपोजिट डायरेक्शन में, और उसके अंदर भी क्या होती है, एक एनर्जी स्टोर होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक। और जब वो एनर्जी इक्वल टू द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हो जाएगी, मतलब डिफ्लेक्शन टॉर्क के बराबर उसकी एनर्जी हो जाएगी, तो उस पोजीशन पे पहुंच के मेरा क्या हो जाएगा, मेरा पॉइंटर आकर के उस पोजीशन पे रुक जाएगा। क्लियर। ठीक है। तो देखो मैं एक बार हम लोग इसको देखते हैं ऑपरेट करा के कि कैसे हो रहा है यहाँ पे। ये मेरा पॉइंटर अभी ये इनिशियल लोकेशन पे है, मैं बोल रहा हूँ ये पॉइंटर मेरा यहाँ 0 पे है। ठीक। फिर क्या हुआ, ये जो मेरा स्पिंडल था, ये स्पिंडल रोटेट किया, रोटेट करने की वजह से मैं कह रहा हूँ कि अब मेरा जो पॉइंटर है, अब मेरा जो पॉइंटर है वो कहाँ आ गया, अब मेरा पॉइंटर आ गया एक इस लोकेशन पे। ठीक। तो हुआ क्या, मैंने कोई सीक्वेंस से लिखूं तो मैंने कोई क्या किया, मैंने अननोन अननोन वोल्टेज या करंट अप्लाई किया। ठीक है। मेरे अननोन वोल्टेज या करंट अप्लाई करने की वजह से सर्किट में करंट फ्लो हुई। ठीक है। करंट जब भी फ्लो होगी, तो बाई एनी मैकेनिज्म, जो भी हम लोग ने मैकेनिज्म पढ़ा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस करने का, एक फोर्स जनरेट होगा। क्या हुआ, एक फोर्स जनरेट हुआ। वो फोर्स जनरेट हुआ, उस फोर्स ने क्या प्रोड्यूस किया, उस फोर्स ने प्रोड्यूस किया डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। है ना, ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस किया, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। क्योंकि मेरा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस हुआ, तो मेरा पॉइंटर अपने इनिशियल पोजीशन से
एक नए पोजीशन पे पहुंच पाया है, और वो नए पोजीशन पे पहुंचने के लिए उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो मैं बोल देता हूँ थीटा। उसने थीटा डिग्री ट्रेवल किया। तो टीडी जब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगा तो इसने थीटा डिग्री ट्रेवल किया, थीटा ट्रेवल किया। ठीक। जब ये जब ये पॉइंटर अपना ऐसे मूव करके आगे जा रहा था तो मतलब स्पिंडल ऐसे रोटेट हो रहा था, इस स्पिंडल से क्या है, स्प्रिंग अटैच्ड है। तो स्प्रिंग क्या हुई मेरी, दोनों में से कोई भी एक स्प्रिंग क्या हुई, स्प्रिंग टाइट हुई। स्प्रिंग क्या हुई, टाइट हुई। स्प्रिंग टाइट हुई, दिस मींस दैट उस स्प्रिंग की जो उस स्प्रिंग में अब क्या हो रही है, एनर्जी इज स्टोर्ड, एनर्जी इज स्टोर्ड। और ये जो एनर्जी हमको यहाँ पे जो स्टोर हुई, यही हमारी क्या है, यही हमारी है कंट्रोलिंग टॉर्क। क्लियर। तो ये पूरा क्या है, एक सीक्वेंस है वर्क करने का। क्या हुआ, सबसे पहले मैंने अननोन वोल्टेज या अननोन करंट, जो भी चीज मैं अप्लाई करूं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप वोल्टेज दे रहे हो चाहे करंट दे रहे हो, आपकी जो रिस्पॉन्सिबल क्वांटिटी है वो हमेशा ही क्या होगी, करंट होगी। जब भी आप करंट फ्लो कराओगे तो उसके अंदर क्या होगा, फोर्स डेवलप होगा। वो फोर्स डेवलप जो हो रहा है वो क्या कर रहा है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस करने के बहुत सारे तरीके, हमको वहां यहाँ पे उस तरीकों पे बात नहीं करना है। हमको ये ध्यान देना है कि यहाँ पे जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क था, इस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वजह से क्या प्रोड्यूस हुआ, थीटा प्रोड्यूस हुआ, है ना। इस थीटा, देखो ये थीटा मतलब डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हुआ। ये डिफ्लेक्शन की वजह से कंट्रोलिंग टॉर्क लगा, है ना। तो थीटा की वजह से, थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, नहीं, टीसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, बिकॉज कंट्रोलिंग टॉर्क जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, कंट्रोलिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। यहाँ पे थीटा क्या है, टीसी क्या है, कॉज है, और थीटा क्या है, सॉरी, टीसी क्या है, इफेक्ट है। इफेक्ट है, और थीटा क्या है मेरा यहाँ पे, कॉज है। ठीक है। तो थीटा की वजह से क्या होता है, कंट्रोलिंग टॉर्क हमको मिलता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। आपको एग्जाम में पूछेगा कि कौन से कंट्रोलिंग टॉर्क मेथड में, कौन से मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग कंट्रोलिंग टॉर्क में जो हमारा कंट्रोलिंग टॉर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है थीटा के, तो वो केवल और केवल स्प्रिंग कंट्रोल में होता है। ग्रेविटी कंट्रोल में क्या होता है वो हम लोग आगे वाले अपने वाली आने वाली क्लासेस में देखेंगे। ठीक है। अब ये जो स्प्रिंग है ये मैंने आपको बता दिया किससे बनी होती है, फॉस्फर ब्रॉन्ज मटेरियल से बनी होती है ना। एट ए टाइम कोई एक ट्रिंग स्प्रिंग ही क्या होती है, टाइट होती है, दूसरी उस समय एट मतलब उसी समय उसी मोमेंट पे वो दूसरी लूज होते रहेगी। ठीक है। और ये हमारा है कुछ इस तरीके से कहना चाहिए कि कंट्रोलिंग टॉर्क जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है थीटा के। इसके एडवांटेजेस क्या हैं, एडवांटेज इसका ये है कि ये कैन बी यूज्ड वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली, कैन बी यूज्ड वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। अब कोई ये क्वेश्चन करेगा कि भाई इसको आप ऐसे ऐसे रख के देख सकते हो, ऐसे खड़ा करके देख सकते हो, दोनों तरीके से आप देख सकते हो। तो ये कोई इसका एडवांटेज है, तो बिल्कुल ये एडवांटेज है। बिकॉज आपको जो हम लोग अगला जब पढ़ेंगे ग्रेविटी कंट्रोल मेथड, तब आपको वहां पे समझ आएगा कि ग्रेविटी कंट्रोल मेथड वाले जो डिवाइसेस हैं वो आप दोनों सिचुएशन में यूज नहीं कर सकते। आप केवल और केवल उसको वर्टिकली जब आप खड़ा करके रखोगे तभी यूज कर पाओगे, ऐसे लेटा के रखने से आप यूज नहीं कर पाओगे, बिकॉज उस समय ग्रेविटी उस पर जो एक्ट करेगी वो आपके यूजलेस हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है कि टीसी जो है, कंट्रोलिंग टॉर्क जो है हमारा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा है। सिंस कंट्रोलिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, तो हम ये कह सकते हैं कि क्या है, लीनियर रिलेशन है, लीनियर रिलेशन है। देयरफॉर एक्यूरेसी भी क्या होगी, ज्यादा होगी, एक्यूरेसी विल बी। ठीक। अब एडवांटेजेस है तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे भैया इसके। क्या डिसएडवांटेजेस है यार,
तो डिसएडवांटेज ये है इसका, डिसएडवांटेज इसका ये है कि एजिंग इफेक्ट, एजिंग इफेक्ट, एजिंग इफेक्ट, एज के साथ साथ क्या हो जाएगा, जो हमारा स्प्रिंग है, वो स्प्रिंग का जो मतलब कहना चाहिए, क्या बोलते हैं यार उसको, इलास्टिसिटी जो है, स्प्रिंग की इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। इलास्टिसिटी ऑफ स्प्रिंग विल रिड्यूस। ठीक है। दूसरा चीज इसमें क्या है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो मेटल है, जैसे जो हमारा स्प्रिंग बना है फॉस्फोर ब्रॉन्ज का, वो क्या हो जाएगा, उसकी स्टिफनेस कम हो जाएगी, उसकी स्टिफनेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसका स्टिफनेस कम हो जाएगा मतलब जो कंट्रोलिंग टॉर्क लग रहा था अब पहले से थोड़ा कम लगेगा। और क्योंकि अब कंट्रोलिंग टॉर्क पहले पे थोड़ा कम लगेगा तो सिस्टम जो है, जो मेरा इंस्ट्रूमेंट जो है, वो मुझे क्या देगा, ओवर रीडिंग शो करेगा, ओवर रीडिंग शो करेगा मेरा सिस्टम। क्लियर। तो ये होता है हमारा स्प्रिंग कंट्रोल मेथड। ध्यान रखने वाली बात यह है कि स्प्रिंग कंट्रोल मेथड में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही आपका बन रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका यही बन रहा है कि कंट्रोलिंग टॉर्क जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, मतलब डिफ्लेक्शन एंगल। तो जितना डिफ्लेक्शन एंगल होगा उतना हमारा क्या होगा, कंट्रोलिंग टॉर्क होगा। अगर मेरा पॉइंटर ज्यादा डिग्री से रोटेट कर रहा है, ज्यादा डिग्री से मूव करेगा, तो मेरा जो कंट्रोलिंग टॉर्क है, जो मेरा स्प्रिंग है, वो ज्यादा टाइट होगा और ज्यादा कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करेगा वो। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं अब, कहाँ गया भाई पॉइंटर। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं सेकेंड, दैट इज ग्रेविटी कंट्रोल, दैट इज ग्रेविटी कंट्रोल। ग्रेविटी कंट्रोल में क्या है, देखो पहले हमारा पॉइंटर है, पॉइंटर अभी जीरो लोकेशन पे, जीरो पोजीशन पे यहाँ पे है। ठीक। इस समय जो ये पॉइंटर है, पॉइंटर के साथ में क्या लगा हुआ है, काउंटर वेट लगा हुआ है ना। पॉइंटर के साथ क्या लगा है, वेट लगा हुआ है, और यहाँ पे लगा हुआ है बैलेंस वेट। ठीक है। ये हमारा जो है यहाँ पे ये स्पिंडल है, स्पिंडल आपको दिख नहीं रहा है बिकॉज स्पिंडल ऐसे समझ लो कि सरफेस के बाहर ऐसे सीधा निकल रहा है। ठीक है। अब देखो होता क्या है कि जब इसके ऊपर क्या लगेगा, इसके ऊपर कहीं ना कहीं से, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगेगा। ठीक भाई। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगेगा तो ये मूव करेगा आगे की ओर, ये पॉइंटर आगे की ओर आया, और मान लेता हूँ इस पोजीशन पे आके रुका, तो ये जो दोनों ये हैं हमारे बैलेंस वेट और काउंट कंट्रोल वेट, ये बैलेंस वेट कंट्रोल वेट इसके साथ क्या हुए, जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए हैं। तो अगर मेरा पॉइंटर मूव कर रहा है तो वेट भी उसके साथ ही साथ मूव करेगा, तो वेट जब इसके साथ मूव करेगा तो ये वाला जो वेट है, ये वाला जो वेट है, ये वाला जो वेट है जिसको मैं रेड रेड कर रहा हूँ, है ना, ये जो वेट है ये मूव करके यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। ये वेट मूव करके यहाँ पे पहुंच जाएगा। ठीक। अब अगर मैं देखूं तो ये वेट का परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड्स जो इसके ऊपर जो ग्रेविटी एक्ट कर रही होगी, वो कहाँ पे होगी भैया, इसकी जो ऊपर जो ग्रेविटी एक्ट कर रही है, वो ग्रेविटी कैसी एक्ट कर रही है, परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड्स इसके ऊपर ग्रेविटी एक्ट कर रही है। दिस मीन्स दैट इसका जो वेट है ये डाउनवर्ड्स रहेगा। ठीक। कितना, जितना डिग्री से ये रोटेट किया, इसका मतलब अभी भी इसके, इसको अगर मैं रिजॉल्व करूं, और इसको अगर अपन, हम्म, इसको अगर अपन और रिजॉल्व करें तो ये क्या है, ये जो मेरा थीटा, ये हो जाएगा डब्लू कॉस थीटा। और यहाँ से एक जो होगा इसके परपेंडिकुलर एक और यहाँ पे फोर्स लगेगी,
ऐसी, है ना, मैथ्स वगैरह में तो करते हैं ये चीज, आप लोग जानते होंगे। ये क्या होगा हमारे डब्लू साइन थीटा के बराबर होगा। और ये जो डब्लू साइन थीटा है यही मेरा क्या है, यही जो मेरा वेट है, यही क्या करेगा, पॉइंटर के ऊपर वापस पॉइंटर को अपनी इनिशियल पोजीशन पर ले जाने की कोशिश करेगा। देखो, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इधर को लग रहा है, और ये डब्लू कॉस थीटा साइन थीटा किधर को लग रहा है, ये इधर उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ताकि इसको क्या कर सके, रोक सके, है ना, ताकि इसको क्या कर सके, वो रोक सके। क्लियर। तो कुछ इस तरीके से हमारा क्या वर्क करता है, कुछ इस तरीके से हमारा ग्रेविटी कंट्रोल मेथड वर्क करता है। हाँ, ग्रेविटी कंट्रोल मेथड। अब यहां से हमको नजर आया कि ये जो हमारा कंट्रोलिंग टॉर्क है, ये कंट्रोलिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। ये हमको पहला रिलेशन मिला। और क्योंकि ये नॉन लीनियर रिलेशन है, नॉन लीनियर रिलेशन है, देयरफॉर जो स्केल भी होगा वो भी कैसा होगा, स्केल विल बी नॉन लीनियर। और जहां पे भी नॉन लीनियर स्केल आएगा, आपको वहां पे दिक्कत होगी क्या करने में, उसको पढ़ने में, उसको समझने में। ठीक है। तो ये है हमारा क्या, ग्रेविटी कंट्रोल मेथड। ग्रेविटी कंट्रोल मेथड का फायदे क्या है, फायदा ये है कि नो एजिंग इफेक्ट। भाई ग्रेविटी आज भी जितनी है, आज भी जितनी है उतनी 10 साल बाद भी रहेगी, 10 साल पहले भी थी। ठीक। नो एजिंग इफेक्ट, नो टेम्परेचर इफेक्ट, नो टेम्परेचर इफेक्ट। दिक्कत एक ही है, दिक्कत एक ही है कि कैन बी यूज्ड वर्टिकली ओनली। केवल और केवल आप उसको वर्टिकली यूज कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल यूज नहीं कर पाओगे। बिकॉज आप अगर वेट ऐसे रख दिए, अब मेरा वेट यहाँ रहे चाहे यहाँ रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप उसको वर्टिकली यूज करोगे तभी आपका जो वेट वाला जो पार्ट है, तभी वो क्या करेगा, कुछ रोल पे करेगा, अदरवाइज नहीं करने वाला। ठीक है ना। तो ये होता है हमारा ग्रेविटी कंट्रोल मेथड। तो ये हमारे दो मेथड थे, क्या चीज के, ये हमारे दो मेथड थे कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोड्यूस करने के। कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोड्यूस करने का पहला मेथड हुआ हमारा स्प्रिंग कंट्रोल मेथड। स्प्रिंग कंट्रोल मेथड में खास बात ये थी कि कंट्रोलिंग टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा था, इस वजह से मेरा क्या था, लीनियर स्केल था, और लीनियर स्केल थी तो एक्यूरेसी हाई थी। ठीक। इसमें हम लोग वर्टिकली हॉरिजॉन्टली आप दोनों तरीके से यूज कर सकते थे अपने डिवाइस को। लेकिन वहीं पे जब हम लोग ग्रेविटी कंट्रोल मेथड में आए, तो ग्रेविटी कंट्रोल मेथड में हमको मालूम चला कि भाई जो डिवाइस है उसको केवल और केवल वर्टिकली ही हम लोग यूज कर पाएंगे, और जो कंट्रोलिंग टॉर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा ना होके साइन थीटा है। अब क्योंकि ये एक नॉन लीनियर रिलेशन है, इस वजह से हमारा स्केल क्या होगा, नॉन लीनियर होगा, और जो एक्यूरेसी होगी, जो एक्यूरेसी हो जाएगी, एक्यूरेसी में भी रिड्यूस्ड। तो एक्यूरेसी क्या हो सकती है, अभी भी रिड्यूस हो सकती है। क्लियर। तो ये होगा हमारा ग्रेविटी कंट्रोल मेथड। अब हम आगे चलते हैं और देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग डैम्पिंग टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं। डैम्पिंग टॉर्क क्यों इंपॉर्टेंट है ये हमको मालूम चल गया था। हमको ये मालूम चला कि जब पॉइंटर अपने फाइनल पोजीशन पे पहुंच रहा होता है, ठीक है, इस पोजीशन पे पहुंच रहा होता है, इधर से लगने वाला जो है वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, इधर से लगने वाला क्या है, कंट्रोलिंग टॉर्क है। कुछ समय के लिए ये क्या करते रहेगा, वाइब्रेट करता रहता है, अपने फाइनल लोकेशन के आसपास ऑसिलेट करते रहता है, क्योंकि किसी समय कंट्रोलिंग टॉर्क ज्यादा हो जाता है, किसी समय डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ज्यादा हो जाता है, एक दूसरे से काउंटर वेट नहीं कर पाते हैं, और वो ऐसे ऑसिलेशन होते रहता है। उस ऑसिलेशन को कम करने के लिए हमारे पास जो है तीन मेथड है। पहला है एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। सेकंड है हमारा फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग। थर्ड इज अवर एडी करंट डैम्पिंग, एडी करंट डैम्पिंग। क्लियर। अब हम वन बाय वन करके इसको स्टडी करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारा एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग के साथ। चले। तो अब हम लोग देखते हैं हमारा
पहला, दैट इज एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग क्या चीज है? डैम्पिंग हमको समझ आ गया है, हमको ये चीज मालूम चल गई है कि बहुत तेजी से अगर मेरा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वजह से अगर मेरा पॉइंटर काफी तेजी से अगर पहुंचेगा अपने फाइनल पॉइंट लोकेशन की तरफ, अपने फाइनल कहना चाहिए क्या, स्टडी स्टेट सिचुएशन की तरफ, तब वो क्या करेगा, ऑसिलेशंस उसको फेस करनी पड़ेंगी। तो हमारा पहला एम ये है कि मैं क्या करूं, अपने जो पॉइंटर है उसको स्लोली मूव करूं, एकदम ऐसे अचानक से मूव ना करके, वो धीरे धीरे मूव करे, जाएगा अपने फाइनल पोजीशन पे, लेकिन स्लोली स्लोली धीरे धीरे जाए। उसके लिए हमारे पास क्या है, पहला तरीका होता है कि हम क्या लेते हैं, हम लेते हैं एक सिलेंडर। ठीक है, कुछ इस तरीके से, जैसा यहाँ पे ये सिलेंडर बना हुआ है, ये है हमारा सिलेंडर। ठीक है, इस सिलेंडर में क्या फील्ड है, इस सिलेंडर में एयर फील्ड है और कुछ भी नहीं है। ठीक, और ये पिस्टन इसके अंदर मूव कर रहा है ना। तो इनिशियली क्या होता है, इनिशियली होता है ऐसा है कि मेरा ये पिस्टन यहाँ पे रखा रहता है, मेरा ये पिस्टन यहाँ रखा रहता है, और ये पिस्टन जो भी किसी उससे अरेंजमेंट से मेरे पॉइंटर से जुड़ा रहेगा। ठीक है, स्पिंडल ये नहीं है, ये पॉइंटर है, स्पिंडल इस पॉइंट पे है, ये ऐसे पीछे 3D इमेज बनाए तो कुछ इस टाइप से दिखेगा स्पिंडल यहाँ पे। ठीक है, तो ये स्पिंडल है, ये हमारा पॉइंटर है। ठीक, अब देखो, क्योंकि ये इनिशियल पोजीशन पे था, जब ये यहाँ होता, ये जीरो पे होता, जब ये पॉइंटर इस जगह पे होता, तब की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, पहले मैं कह रहा हूँ कि पॉइंटर ए पोजीशन पे है और अभी पॉइंटर बी पोजीशन पे है। ठीक, अब जितनी भी करंट मेजर करनी थी, जो भी मेजर करनी थी, ये मेजर कर रहा है, बट उससे पहले जब ये जीरो पोजीशन पे था, तो मेरा ये क्या था, पिस्टन इस पोजीशन यहाँ पॉइंट पे था। लेकिन जैसे ही क्या हो गई, उसके अंदर से करंट फ्लो हुआ, करंट उसने मेजर मेजर किया, जो भी किया, पॉइंटर मूव करना स्टार्ट किया। अब पॉइंटर जैसे ही मूव करना स्टार्ट करेगा, तो ये पिस्टन ना आगे की ओर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, आगे की ओर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आप लोगों ने कभी ध्यान दिया होगा, जो वो हम लोग पहले के समय में, अभी तो हवा भरने वाला जो पंप रहता है, उसके अंदर क्या रहता है, जब हम लोग उसको ऐसे करके स्लोली स्लोली प्रेस करेंगे तो बहुत आसानी से जाती है हाथ नीचे, लेकिन अगर आप उस पर अचानक से प्रेशर डालोगे, तो क्या करेगा, एक अपोज करेगा। अपोज क्या करेगा, तो यहाँ पे जो एयर इसके अंदर फील्ड है, वो एयर क्या करती है, वो एयर अपोज करती है इस सडन मूवमेंट ऑफ द पिस्टन को, पिस्टन के सडन मूवमेंट को अपोज करती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पिस्टन के मूवमेंट को ही रोक देती है, वो पिस्टन के सडन मूवमेंट को अपोज करती है। लेकिन अगर हमारा पिस्टन धीरे 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 स्लोली स्लोली अगर मूव करेगा, तो उसको बहुत इजी तरीके से जाने देती है। ठीक है, तो यही हमारा यहाँ पे एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग में हमारा ये अचीवमेंट, ये हम जो अचीव होता है कि हम यहाँ पे जो हमारा पॉइंटर है, उसका स्पीड ऑफ पॉइंटर को हम लोग क्या कर देते हैं, स्पीड ऑफ पॉइंटर इज रिड्यूस्ड। ठीक है, तो पॉइंटर की स्पीड को हम लोग रिड्यूस कर देते हैं, लेकिन वो जिस भी पोजीशन पे, मतलब उसको अपने फाइनल पोजीशन पे पहुंचना है, तो उस फाइनल पोजीशन पे जाएगा, लेकिन थोड़ा धीरे जाएगा। ठीक है, और क्योंकि वो धीरे मूव कर रहा है, इस वजह से फाइनल पोजीशन पे पहुंचने के बाद उसके अंदर कोई भी ऑसिलेशंस आपको नजर नहीं आने वाली। ठीक है, ये जो मेथड होता है, इसको हम लोग कहते हैं एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। ठीक, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग को हम लोग वो डिवाइसेस में यूज करते हैं जहां पे जिसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, वीक होता है ना, उसके अंदर हम लोग ये सब डिवाइसेस को यूज करते हैं। ये कुछ अच्छा और बेटर अरेंजमेंट है, 3D टाइप का व्यू दिख रहा था, इस वजह से मैं लेके आया आपके लिए। अब ये पॉइंटर क्या है, वो अपने इस पे है, यहाँ पे जब ये रहेगा, तो इसका मतलब है कि ये अभी जीरो पोजीशन पे है। जैसे ही अपना पॉइंटर मूव करेगा, तो ये अंदर की ओर पुश करेगा इसको। ठीक है, पिस्टन या तो ये ऐसा करे, या तो ये वापस खींचे, जो भी कर सकते हैं हम लोग, है ना। या तो ये क्या, पिस्टन पूरा का पूरा अंदर हो और फिर उसको इनिशियल पोजीशन में पूरा का पूरा अंदर हो, और उसको हम लोग पकड़ के वापस खींचे जब पॉइंटर मूव करे, तो वो भी एक मेथड है। और एक, या तो आप उसको अंदर की ओर पुश करो, जो भी करोगे आप, चाहे आप उसको पुश करो चाहे उसको आप पुल करो, क्या होगा, एयर अपना फ्रिक्शन शो करेगा, एयर को सडन जो आप चाहते हो मूवमेंट वो नहीं होने देगा, उसको स्लोली स्लोली कराएगा हर चीजों को। क्लियर, ये होता है हमारा एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग के बाद हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हमारा सेकंड, दैट इज फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग। फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग क्या चीज है, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग में हमारा, हमको मालूम है कि फ्लूइड की जो विस्कोसिटी होती है, फ्लूइड की विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड इज मच मच ग्रेटर देन दैट ऑफ एयर।
एयर की डेंसिटी, फ्लूइड के अंदर उसको विस्कोसिटी कहते हैं, एयर की डेंसिटी कम होती है एज कंपेयर टू फ्लूइड। ठीक है, तो क्योंकि फ्लूइड की विस्कोसिटी ज्यादा है, इस वजह से क्या होगा, हम लोग जब भी, जैसे कि आप देखे होंगे, आप कभी बैडमिंटन लेके जाइएगा, बैडमिंटन को आप एयर में बहुत इजीली ऐसे वैसे किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। आप कभी उसको पानी में डाल के मूव करने की कोशिश करिए, ऑल्दो वो बहुत ही पतला सरफेस एरिया लेता है, बट उसको जो मूवमेंट में आपको हाथ क्या हो जाएगी, ज्यादा फोर्स लगेगा। अब है क्या, ये जो है ये मेरा स्पिंडल है, दिस इज माई स्पिंडल। मान लेते हैं कि ये मेरा स्पिंडल है, ये स्पिंडल जुड़ा हुआ है, इस स्पिंडल के साथ में ऊपर में क्या जुड़ा होगा, पॉइंटर जुड़ा होगा, है ना। ये अगर स्पिंडल है तो इसके साथ में ये क्या होगा, मेरा पॉइंटर जुड़ा होगा। ठीक, जब मेरा स्पिंडल रोटेट करेगा, जब मेरा स्पिंडल मूव करेगा, तो मेरा पॉइंटर भी मूव करेगा, और जब ये स्पिंडल मूव करेगा तो इसके नीचे पे ये क्या है, एक क्लोज्ड चेम्बर है, एक क्लोज्ड चेम्बर है। इस क्लोज्ड चेम्बर के अंदर ऑयल भरा हुआ है। ठीक है, क्योंकि ऑयल की विस्कोसिटी ज्यादा होती है, और इसके साथ ये स्पिंडल के साथ बॉटम में एक डिस्क जुड़ा हुआ है, और ये डिस्क क्या है, कुछ इस टाइप के फिन्स निकले रहते हैं, है ना। ये ऐसे चार ऐसे अलग अलग हैं, प्लस इसके फिन्स भी हो सकते हैं, थोड़ा और चौड़ा भी हो सकता है। उससे होगा क्या, कि जब वो मूवमेंट जो होगा ऑयल के अंदर, वो जो मूवमेंट सर्कुलर मोशन होगा, वो क्या होगा, उतने रैपिडली नहीं होगा, होगा जरूर बट स्लोली स्लोली होगा। ठीक, तो फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग ज्यादा इफेक्टिव है। फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग जो है वो क्या है, ज्यादा इफेक्टिव है। जस्ट क्या हो गया भाई, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग इज मोर इफेक्टिव देन एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। लेकिन इसका जो मेंटेनेंस है, जो इसका रख रखाव है, ये काफी क्या है, कॉस्टली है। और इसको अगर आप ऐसा यूज भी कर रहे हो तो आपको अपने डिवाइस को बहुत डेलिकेटली यूज करना पड़ेगा, बिकॉज अगर आपका ये जो चेम्बर है, जो ऑयल जिसके अंदर फिल्ड है, वो चेम्बर अगर कहीं से भी लीकेज होता है तो दिक्कत हो जाती है। ठीक है, अब ये जो है, इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये केवल वर्टिकली माउंटेड इंस्ट्रूमेंट में ही यूज किया जा सकता है। ठीक है, ऐसा जो रहेगा ग्रेविटी कंट्रोल वाला जो पार्ट है, उसी उसी में हम लोग कर पाएंगे। अगर ये ऐसा रह गया तो क्या हो जाएगा, उतना वर्क नहीं करेगा एफिशिएंटली। तो वर्टिकली माउंटेड इंस्ट्रूमेंट में ही ये क्या करेगा, ज्यादा बेटर तरीके से ऑपरेट करता है। इसको हम लोग फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग को बहुत ज्यादा यूज नहीं करते, बिकॉज एक तो ये कॉस्टली होता है, दूसरा इसको इसको ज्यादा क्या कहना चाहिए कि मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट पड़ती है। क्लियर, तो ये हुआ हमारे दो। अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं हमारा थर्ड जो मेथड है, थर्ड मेथड दैट इज आवर एडी करंट डैम्पिंग। दैट ये रहा, थर्ड है हमारा एडी करंट डैम्पिंग। एडी करंट डैम्पिंग जो है, ये है मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ डैम्पिंग, मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ डैम्पिंग, डैम्पिंग का सबसे ज्यादा इफेक्टिव वे है। ओके, ठीक, बट इसका एक दिक्कत है। दिक्कत ये है कि ये हर इंस्ट्रूमेंट में यूज नहीं किया जा सकता है। नॉट कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन ईच एंड एवरी इंस्ट्रूमेंट। ये सिर्फ उन्हीं इंस्ट्रूमेंट में यूज किया जा सकता है जिनके अंदर क्या अवेलेबल हो, परमानेंट मैग्नेट अवेलेबल हो। परमानेंट मैग्नेट की अवेलेबिलिटी बहुत जरूरी है। क्लियर, अब ये होता क्या है, देखो इसके अंदर ये मेरा क्या है, पॉइंटर है, ये देखो ये रेड वाला मेरा पॉइंटर है, पॉइंटर। ये कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए स्प्रिंग, एक ऊपर एक नीचे, कुछ इस तरीके से ही रहता है। ये मेरा एल्यूमिनियम की डिस्क है, एल्यूमिनियम की डिस्क है। और ये मेरा क्या है, ये मेरा परमानेंट मैग्नेट है। ठीक, उन्हीं डिवाइसेस में यूज होगा जिसमें परमानेंट मैग्नेट अवेलेबल है, और वो डिवाइस होते हैं हमारे PMMC इंस्ट्रूमेंट, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। क्लियर, ये क्या होगा, उसी में यूज होगा। ठीक, अब देखो होता क्या है
कि जब हमारा पॉइंटर क्या करेगा, इसके ऊपर कंट्रोलिंग टॉर्क लगेगी, सॉरी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगेगी, तो हमारा पॉइंटर मूव करेगा। जब हमारा पॉइंटर मूव करेगा तो ये एल्यूमिनियम डिस्क क्या करेगी, रोटेट करेगी। एल्यूमिनियम डिस्क क्या करती है, रोटेट करती है। एल्यूमिनियम डिस्क रोटेट करती है, उस रोटेशन की वजह से, और क्योंकि इसके एट द एज ऑफ द एल्यूमिनियम डिस्क यहाँ पे एक परमानेंट मैग्नेट है, यहाँ पे एडी करंट इंड्यूस होता है इस एल्यूमिनियम डिस्क में, ठीक है। और वो जो एडी करंट इंड्यूस होता है वो एक ईएमएफ प्रोड्यूस करता है जो कि इसको अपोज करता है। एडी करंट जो इंड्यूस होता है अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, अब बहुत ज्यादा मत सोचिएगा इसके बारे में, बस एक जनरल आइडिया रख लो कि लेंज लॉ कहता है कि जो चीज आपको प्रोड्यूस कर रही है आप उसी का अपोज करोगे, ठीक है। तो ये क्या कर रही है, एल्यूमिनियम डिस्क का रोटेशन ही उसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस कर रहा है। तो वो क्या करेगा, लेंस लॉ के अकॉर्डिंग उस रोटेशन को रोकने की कोशिश करेगा। और रोटेशन को रोकेगा, पूरा कंप्लीटली रोकेगा नहीं, बस वो क्या करेगा, उसकी डैम्पिंग प्रोवाइड करेगा। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैंने आपको बता दिया कि ये मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ डैम्पिंग है, सबसे ज्यादा अच्छा वे ऑफ इफेक्टिव वे ऑफ डैम्पिंग है। सेकंड, इसके अंदर क्या जरूरी है, इसके अंदर आपका परमानेंट मैग्नेट का होना बहुत जरूरी है। कौन से इंस्ट्रूमेंट के अंदर होता है, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर होगा। और जब मैं आपको पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट पढ़ाऊंगा तो वहां पे मैं आपको ये चीजें बता भी दूंगा। क्लियर। बाकी किस तरीके से वर्क करता है उस वर्किंग पे आपको क्वेश्चन नहीं बनेगा, है ना, तो उसको बहुत ज्यादा सोचिएगा मत, ठीक है। तो ये है हमारा, क्या कहना चाहिए, एडी करंट डैम्पिंग, ठीक है। तो दैट्स ऑल। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम लोग कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं। कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोड्यूस करने के दो मेथड, स्प्रिंग कंट्रोल, ग्रेविटी कंट्रोल। बेटर कौन सा है, स्प्रिंग कंट्रोल है, बिकॉज उसके अंदर आपको लीनियरिटी मिलती है। और ग्रेविटी कंट्रोल के अंदर एडवांटेज ये है कि ऑल्दो ये क्या है, नॉन लीनियर है, बट ये क्या करेगा, आप चीज तो आपको इसके अंदर एजिंग इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, कोई टेम्परेचर का इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। वेट जो है, चाहे टेम्परेचर 100 हो, चाहे टेम्परेचर 200 हो, चाहे टेम्परेचर 50 हो, जो हमारा वेट है, जो काउंटर बैलेंस है, उसका वेट उतना ही रहेगा और ग्रेविटी भी उतनी ही रहेगी, ठीक। सेकंड, हम लोग ने देखा कि डैम्पिंग टॉर्क किस तरीके से प्रोड्यूस किया जाता है। हमारे पास डैम्पिंग टॉर्क प्रोड्यूस करने के तीन मेथड थे, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग, एडी करंट डैम्पिंग। एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग के अंदर पिस्टन था, सिलेंडर था, उसके अंदर एयर भरी है। एयर क्या होता है, सडन मूवमेंट ऑफ द पॉइंटर, सडन मूवमेंट ऑफ द पॉइंटर को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, उसकी स्पीड को स्लो कर देता है, ताकि जब वो फाइनल पोजीशन पे पहुंचे तो उसकी स्पीड क्या रहे, कम रहे। स्पीड कम रहेगी तो ऑसिलेशंस नहीं होंगे ज्यादा। और क्योंकि फ्लूइड की विस्कोसिटी एयर से ज्यादा होती है, इस वजह से फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग से ज्यादा बेटर ऑप्शन है। बट ये हर जगह यूज नहीं किया जा सकता, केवल उन डिवाइसेस में यूज कर सकते हैं जिसमें वर्टिकली माउंटेड इंस्ट्रूमेंट हो। मतलब आप उसको वर्टिकली माउंट करो, हॉरिजॉन्टली माउंट नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। तो इसमें मेंटेनेंस की जरूरत ज्यादा है, तो इस बात का इसमें ध्यान रखिएगा, ठीक। जो सबसे बेस्ट वे ऑफ डैम्पिंग होती है वो होती है एडी करंट डैम्पिंग। लेकिन एडी करंट डैम्पिंग में भी एक परेशानी ये है कि ये केवल और केवल उसी डिवाइसेस में आएगी जिसके अंदर आपको क्या होगा, परमानेंट मैग्नेट अवेलेबल होगा। क्लियर। तो ये थी हमारी तीन टाइप की डैम्पिंग। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करने वाले हैं इंस्ट्रूमेंट, हमारे बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स। तो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट एंड एमआई इंस्ट्रूमेंट, ये हमारे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इस पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट से एम मीटर कैसे बनेगा, वोल्ट मीटर कैसे बनेगा, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सिमिलरली इस एमआई इंस्ट्रूमेंट से भी किस तरीके से एम मीटर बनेगा, वोल्ट मीटर बनेगा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जैसे ही हमारा खत्म होगा, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, देन एमआई इंस्ट्रूमेंट, देन एम मीटर, देन वोल्ट मीटर, देन उसका एक्सटेंशन, रेंज को एक्सटेंड करना सीखेंगे। फिर हम लोग चलेंगे एनर्जी मीटर की ओर, क्योंकि आपके कोर्स में पावर के बारे में कुछ नहीं दिया, इसका वजह से हम लोग वॉट मीटर नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट हम लोग एनर्जी मीटर को देखने वाले हैं। क्लियर। देन मेगर है, देन चार्ज मीटर है, तो दो चार टॉपिक्स और है इसके साथ में एसोसिएटेड, सभी चीजों को हम लोग देखेंगे आगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और तब तक अपनी तैयारी को इस तरीके से बनाए रखिए। और कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।